अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ ऑर्थोपेडिक नर्सिंग है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के जितने भी स्ट्रक्चर है और जितने भी फंक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन एंड मसल्स। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ये हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स और मसल्स पर मुश्तमिल होता है। ये सारे चीज़ें जो है ये मिलकर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को बनाती है। ठीक है। देयर आर टू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बोन सेल्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ बोन सेल्स के दो मुख्तलिफ ग्रुप है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन बोन सेल्स के जो मेजर ग्रुप है वो दो है। मैच्योर, जिसमें जब बोन सेल्स जो है वो इतने मैच्योर नहीं हुए होते तो वो सबसे पहले कार्टिलेज फॉर्म में होती है। ठीक है, जब बोन बनता है तो बोन का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो कार्टिलेज फॉर्म होता है। बोन जो है स्टार्ट में कार्टिलेज फॉर्म में होता है और फिर जब ये टाइम के साथ साथ मैच्योर होता है तो ये कार्टिलेज फॉर्म जो है ये क्या होता है, इसकी जगह मैच्योर बोन सेल्स आते हैं जो कि फिर इसको स्केलेटल में कन्वर्ट कर देती है, बोन्स में, मुकम्मल बोन में उसको कन्वर्ट कर देती है। अ टोटल ऑफ 206 बोन्स मेक अप द ह्यूमन स्केलेटन। इसी तरह से जो ह्यूमन स्केलेटन है, एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन है, वो तकरीबन 206 बोन से मिलकर बनी हुई है। ये तो आप सब दोस्तों को पता है। ठीक है, ये तो एक जनरल नॉलेज है। ठीक है, ईच कम्पैक्ट, इधर कम्पैक्ट और स्पंजी। अब हमारे साथ जो बोन्स होते हैं इसमें हमारे साथ कम्पैक्ट बोन भी होते हैं और स्पंजी बोन भी होते हैं। स्पंजी बोन कंटेन रेड बोन मेरो। इसी तरह से हमारे साथ जो स्पंजी बोन होते हैं तो ये रेड बोन मेरो पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब इसमें रेड बोन मेरो होता है। बोन्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लीट और इर्रेगुलर। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बुनियाद पर बोन्स की क्लासिफिकेशन करें तो बोन्स हमारे साथ चार किस्म के बोन्स होते हैं। एक हमारे साथ लॉन्ग बोन्स, एक शॉर्ट, फ्लीट और इर्रेगुलर। लॉन्ग बोन्स डियर स्टूडेंट्स ज़्यादातर आपको हमारे जो लेग है, ठीक है, जिसमें ह्यूमरस आता है या फीमर आता है, जिसे हम स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ लॉन्ग बोन में आता है। इसी तरह से अगर हम आर्म्स में देखें तो आर्म्स में हमारे साथ जो लॉन्ग बोन आते हैं तो वो ह्यूमरस आता है, ओल्ना आता है, रेडियस आता है। ठीक है, इसी तरह से जो शॉर्ट बोन्स है तो शॉर्ट बोन्स में हमारे साथ पेलेंजेस आते हैं हाथों के, और इसी तरह से पैरों के जो टार्सल होते हैं, ठीक है, वो आते हैं, मेटाटार्सल आते हैं, ये शॉर्ट बोन्स में आते हैं। फ्लैट्स बोन्स की अगर हम बात करें तो फ्लैट्स बोन के हमारे साथ जो शोल्डर बोन है जिसे हम स्केपुला कहते हैं तो ये हमारे साथ फ्लैट बोन में आता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ जो क्लेविकल होता है तो क्लेविकल भी ये हमारे साथ शॉर्ट बोन में आता है। ठीक है, इसके अलावा इर्रेगुलर्स की अगर हम बात करें, इर्रेगुलर्स बोन्स की, तो इर्रेगुलर बोन में हमारे हाथों, हमारे कलाइयों में जो बोन्स होते हैं जिसे हम कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इर्रेगुलर बोन्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मार्किंग ऑन इट्स सरफेस देट मेक इट यूनिक। इसी तरह से हर बोन्स पर जो है ख़ास किस्म की मार्किंग हुई होती है जो कि हर बोन को दूसरे बोन से अलग करती है और उसको यूनिक बनाती है। द हेवर्जियन सिस्टम,
डियर स्टूडेंट्स, हेवर्जियन सिस्टम क्या है? हेवर्जियन सिस्टम यूजुअली ये हमारे साथ एक सिस्टम होता है जो कि बोन्स में होता है। इस सिस्टम के ज़रिए जितने भी ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होते हैं तो वो हमारे बोन्स में एंटर्ड हुए होते हैं, जिसके ज़रिए हमारे जो बोन्स है इसको खुराक मिलती है, इसको न्यूट्रिशन मिलती है। ठीक है। अ जॉइंट इज़ द आर्टिकुलेशन पॉइंट। जॉइंट ये हमारे साथ एक आर्टिकुलेशन पॉइंट होती है दो या दो से ज़्यादा बोन्स के दरमियान। ठीक है। आर्टिकुलेशन पॉइंट से मुराद वो जगह जहाँ पर दो बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हो या एक दूसरे के साथ मिलते हो तो उसको हम आर्टिकुलेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है। सो जॉइंट ये हमारे साथ आर्टिकुलेशन पॉइंट्स होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा बोन्स को एक दूसरे के साथ मिलाती है, एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। There are immovable, slightly movable and freely movable joints. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम जॉइंट्स के टाइप्स की बात करें तो फिर हमारे साथ जॉइंट्स के जो टाइप्स है इसमें हमारे साथ मेजर टाइप इमूवेबल जॉइंट्स है। वो जॉइंट्स जो कि बिल्कुल ही साकिन रहती है, जो कि मूवमेंट नहीं करती। इसके अलावा हमारे साथ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ऐसे जॉइंट जो कि थोड़ा बहुत जो है मूवमेंट करती है। और जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है तो ये तो आप सब दोस्तों को पता है कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हमारे साथ वो जॉइंट्स हैं जिसमें हम अपने जो बोन्स है या बॉडी पार्ट है उसको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, तो इसको हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखिए स्केलेटल सिस्टम, मुकम्मल ह्यूमन स्केलेटन का जो है आपको डायग्राम यहाँ पर दिया गया है और फिर डायग्राम में जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो नेम्स है उसको आपको इंडिकेट किए गए हैं। ठीक है। इसको आप फिर ख़ुद देख ले, आसान है, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है। इसको आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही आसान है, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है। टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स एंड एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर बात करेंगे मूवेबल जॉइंट्स के टाइप्स की और उसके साथ साथ हम उस मूवेबल जॉइंट्स के एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में देखें तो पहले नंबर पर हमारे साथ हिंज जॉइंट आते हैं। ठीक है। हिंज जॉइंट में हमारे साथ जो जॉइंट आते हैं वो एल्बो के आते हैं। एल्बो का जो जॉइंट होता है, एल्बो एरिया में जो जॉइंट होता है तो उसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। ठीक है। इसमें हम किस किस्म के डायरेक्शन कर सकते हैं? इसमें हम बाय डायरेक्शनल टू फ्लेक्स एंड एक्सटेंड, इसमें हम दो डायरेक्शन में जो है मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे या फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है। तो हिंज जॉइंट जो है ये हमारे साथ एल्बो में मौजूद होते हैं। इसी तरह से इसके ज़रिए हम टू डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे साथ पाइवोटेड जॉइंट आते हैं। पाइवोटेड जॉइंट्स की अगर हम एग्जांपल देखें, पाइवोटेड जॉइंट कहाँ पर मौजूद होते हैं? हेड ऑफ रेडियस अराउंड अल्ना के इर्द गिर्द जो रेडियस का हेड होता है। ठीक है। तो वहाँ पर हमारे साथ पाइवोटेड जॉइंट मौजूद होते हैं। रोटेशनल टू सुपिनेट एंड प्रोनेट, इस जॉइंट के ज़रिए हम रोटेशनल मूवमेंट कर सकते हैं। सुपिनेशन मतलब सुपाइनेशन कर सकते हैं एंड प्रोनेशन कर सकते हैं। सुपाइन एंड प्रोनाइन या प्रोनेशन जो है आप इसको जानते होंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी किस्म है मूवेबल जॉइंट की तो उसको सैडल जॉइंट कहते हैं। ठीक है। सैडल जॉइंट आपको ज़्यादातर तम में जो है वो देखने को मिलेंगे और तम में जो है ये मौजूद होते हैं। इसके ज़रिए हम सर्कुलर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने थंब को देखें तो थंब को आप इस तरह से सर्कुलर मोशन में भी हिला सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में भी हिला सकते हैं, घुमा सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो चौथा किस्म है उसको हम बाल और सॉकेट जॉइंट कहते हैं, जो कि आपको शोल्डर एंड हिप जॉइंट में देखने को मिलेंगे। ठीक है। बाल रोटेट्स विद इन सॉकेट, इसको बाल एंड सॉकेट जॉइंट इसलिए कहा गया है कि इसमें हमारे साथ एक बोन का जो हेड है वो दूसरे बोन के जो टेल है उसमें ऐसे फिट हुआ होता है जैसे किसी बाल को आपने किसी
क्या कहते हैं, एक होल में जो है उसको रखा हो, ठीक है। और फिर आप उससे जो है डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करते रहते हो, मूव अप एंड डाउन। इसके बाद फिर हमारे साथ जो पांचवा किस्म आता है मूवेबल जॉइंट्स का, तो उसको हम कॉन्डिलाइट जॉइंट्स कहते हैं। कॉन्डिलाइट जॉइंट्स आपको जो है निक जॉइंट के हेड में जो है मिलेंगे, ठीक है। हमारे हेड के जो निक होते हैं, हेड टू निक जॉइंट, हेड टू निक जॉइंट, हेड से लेकर निक, हेड का जो निक के साथ जॉइंट हुआ होता है, ठीक है, हेड जो निक के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो जिस जॉइंट के ज़रिए जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम कॉन्डिलाइट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए हम अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड मूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो छठा किस्म है मूवेबल जॉइंट्स का, तो उसको हम ग्लिडिंग जॉइंट कहते हैं, ठीक है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ वर्टिब्री, जो कि हमारे साथ वर्टिब्री के जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं वहाँ पर जो है ये ग्लिडिंग जॉइंट मौजूद होते हैं। इसके ज़रिए हम लेटरल एंड अप एंड डाउन मूवमेंट करते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जो है 2-3 एमसीक्यूज़ आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, सो इसको आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिए। फंक्शंस ऑफ द बोन्स, डियर स्टूडेंट्स, अब हम बोन्स के फिजियोलॉजी की तरफ आएंगे। बोन्स के फंक्शंस पर अब हम बात करेंगे, बोन्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बोन्स की क्या है? बोन्स प्रोवाइड शेप टू बॉडी। बोन्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि बोन्स के ज़रिए हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप जो है वो मिलता है, ठीक है। अगर आप खुद ही जो है सपोज़ करें और इमेजिन करें, अगर हम में बोन्स ना होते, ठीक है, तो हम किस तरह से होते, किस तरह से हम खड़े होते, किस तरह से हम ऊपर नीचे होते, ठीक है, किस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते। तो सोचने वाली बात है। तो बोन्स जो है इसका जो पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये हमारी बॉडी को एक ख़ास शेप देती है। इसके साथ साथ रिजिड फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड द स्किन। हमारे जो बोन्स है ये एक रिजिड फ्रेमवर्क है, रिजिड सपोर्ट नेटवर्क है, जो कि हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स और हमारे स्किन्स को प्रोटेक्टेड रखती है, हमारे स्किन और इंटरनल ऑर्गन को महफूज रखती है, उन्हें सहारा देती है। इसके साथ साथ बोन्स का जो तीसरा फंक्शन है वो ये है कि बोन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। किस तरह से प्रोटेक्शन देती है? अगर हम हार्ट की एग्जांपल लें तो हमारा हार्ट जो है, जो कि एक मेजर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, तो हमारा जो हार्ट है ये हमारे रिब्स केज के ज़रिए जो है इसको प्रोटेक्टेड किया गया है, इसको महफूज बनाया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ बोन्स क्या करती है? अटैचमेंट के लिए जो है बोन्स अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, बोन्स जो है ये रेड ब्लड सेल्स को बनाती है, ठीक है। इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करती है। इसके साथ साथ ये मिनरल्स को स्टोर भी करती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी मिनरल को फिर रिलीज़ भी करती है बॉडी में अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स। Bone is maintained by remodeling. Extending bone is reabsorbed into the body and new bones is built by osteoblasts to replace it. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि जब कोई फ्रैक्चर लगता है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन सेल्स है, जिसमें हमारे साथ एक को हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं, जिसको हम बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। इसके साथ साथ एक हमारे साथ बोन का जो सेल है उसको हम ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, जिसको हम बोन मेकिंग सेल भी कहते हैं या बोन डिज़ाइनर भी उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जो कि हमारे जो फ्रैक्चर्ड बोन होते हैं, जो टूटे हुए बोन होते हैं, उसको दोबारा जोड़ने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कहते हैं कि बोन्स इज़ मेंटेन बाय रिमॉडलिंग। बोन जो है इसको रिमॉडलिंग के ज़रिए मेंटेन रखा जाता है। हमारे बॉडी में जो है बोन सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करती है, जो कि हमारे बॉडी में जो बोन्स है उसको रिमॉडल करती है, वक्तन फ़वक्तन उसको जो है दोबारा से रीशेप करती है अपने ओरिजिनल शेप की तरह, ठीक है। और उनकी जो है उनकी क्या करती है, उनकी रिपेयरिंग करती है, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स का ये काम होता है कि ये बोन्स को रिपेयर करते हैं, ठीक है।
फंक्शन ऑफ द मसल्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मसल्स के फंक्शंस पर बात करेंगे कि मसल्स की फिजियोलॉजी क्या है। सो कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंक्रोनाइज्ड कंट्रैक्शन ऑफ मेनी मसल फाइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, हम जब स्केलेटल मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं तो ये यूं ही कंट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि इसके कंट्रैक्शन से पहले हमारे मसल्स में कुछ मसल फाइबर्स होते हैं। जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तो उनके कंट्रैक्शन के नतीजे में हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट देयर बाय प्रोवाइडिंग मूवमेंट एंड जॉइंट। ठीक है, जब भी स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो स्केलेटल मसल्स के कंट्रैक्ट होने की वजह से हम जो है एक ख़ास किस्म की मूवमेंट करते हैं। एंड जॉइंट्स को क्या करते हैं, जॉइंट क्या करती है, स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है। इसी तरह से पोस्चर को जो है उसको मेंटेन रखती है, और इसके साथ साथ जो बॉडी हीट है उसको प्रोड्यूस करती रहती है। बाय शॉर्टनिंग एंड स्ट्रेचिंग अपोजिंग मसल्स ग्रुप प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, तो ये मसल्स के फंक्शन है जो कि मैंने आपको बता दिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा जो है MCQs के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आसान है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की। मस्कुलोस्केलेटल का तो मैंने आपको बता दिया, ताकि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ये हमारे साथ वो सिस्टम होता है जो कि बोन्स पर मुश्तमिल होता है, जॉइंट्स पर मुश्तमिल होता है, लिगामेंट्स, टेंडन एंड मसल्स पर मुश्तमिल एक नेटवर्क होता है जिसको हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अब जब बोन्स या मसल्स या जॉइंट्स या टेंडन या लिगामेंट, इनमें जब एबनॉर्मेलिटी आती है, इसमें जब ख़राबी आती है, इनकी फंक्शन में जब एबनॉर्मेलिटी आती है, तो फिर इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कहते हैं। अब मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर किन वजूहात की वजह से आती है, तो इस पर अब हम बात करेंगे। यहाँ पर काजेज़ जो है वो आपको मेंशन किए गए हैं, काजेज़ को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली वजह तो हमारे साथ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की यह है कि डिज़ीज़ जो है वो लग जाती है हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। तो डिज़ीज़ के काज होने की वजह से हमारे मसल्स या हमारे बोन्स या हमारे जॉइंट या लिगामेंट, टेंडन, इनके फंक्शन क्या हो जाते हैं, वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, और इसी तरह से एक कंडीशन जो है वो एराइज हो जाती है जिसको फिर हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के नाम से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। इसी तरह से ट्रॉमा की वजह से जो है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो जाते हैं। ट्रॉमा से मुराद ये है कि अचानक जो है RTA हो जाता है, रोड ट्रैक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं, जो इफ़ेक्टेड बंदा होता है, इफ़ेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं, तो उनके बोन जो है वो फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो टूट जाने की वजह से ज़ाहिरी बात है उनके फिर मस्कुलोस्केलेटल जितने भी फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसमें क्या आ जाती है, डिसेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से मल न्यूट्रिशन एंड एजिंग की वजह से मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो है ये काज होते हैं। मल न्यूट्रिशन से मुराद ये है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से खुराक नहीं लेते, अगर आप अपने डाइट का ख्याल नहीं रखते, अगर आप मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते, तो इससे आपके बोन्स को जो ग़िज़ा रिक्वायर्ड होती है, आपको आपके बोन्स को जो मिनरल की ज़रूरत होती है, तो वो ज़रूरत पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर बोन्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और उसमें एबनॉर्मेलिटी काज हो जाती है, फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं। इसी तरह से आप सब दोस्तों को पता है कि जब बंदा जो है वो बूढ़ा होता है, जब वो बूढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो उनके जो बोन्स है वो भी कमज़ोर होते जाते हैं टाइम के साथ साथ, और उनकी जो मूवमेंट है उनमें भी टाइम के साथ साथ कमी आती रहती है। ठीक है, तो ये सारे वो काजेज़ है जिसकी वजह से मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर काज होते हैं। ट्रॉमा में काज ब्रूजिंग, स्ट्रेन, स्प्रेन और फ्रैक्चर। इसी तरह से हमारे साथ जो ट्रॉमा है जिसमें एक्सीडेंट हमारे साथ आता है, तो एक्सीडेंट की वजह से ब्रूजिंग जो है ये काज होती है। ब्रूजिंग से मुराद ये है कि जब कोई बंदा एक्सीडेंट करता है तो एक्सीडेंट के दौरान जो है वो क्या करता है, वो उस रोड पर
कुछ हद तक जो है वो रगड़ जाता है, ठीक है। तो रोड के साथ उसकी बॉडी जो है वो रगड़ जाती है, ठीक है। तो रगड़ने की वजह से उसके जो बोन्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, और इसके साथ साथ उसका जो स्किन है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इसके साथ साथ स्ट्रेन, स्प्रेन और फ्रैक्चर की वजह से जो है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर काज होते हैं। पुअर न्यूट्रिशन का भी मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ इनएडिक्वाइट प्रोटीन इनटेक, अगर आप प्रोटीन जो है लेते हैं लेकिन इतने मकदार में नहीं लेते कि वो आपके बोन्स की ज़रूरियात और आपकी बॉडी की ज़रूरियात को पूरी करे, तो इस वजह से आपकी बॉडी में जो है प्रोटीन्स की कमी आएगी। जब प्रोटीन्स की कमी आएगी तो आपके बोन्स को भी जो है न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो वो इतनी मकदार में नहीं होगी कि आपके बोन्स जो है अपनी ज़रूरियात उससे पूरी करे। और इसी तरह से बॉडी में भी जो है प्रोटीन्स की कमी आ जाएगी, तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, इसकी वजह से बॉडी जो है वो मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती है, और फिर जाहिर बात है डिसऑर्डर जो है वो काज होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मुख्तलिफ मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं जिसके लगने की वजह से मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर काज होते हैं, और इसी तरह से द डिक्रीज़ इन एस्ट्रोजीन, एस्ट्रोजीन का लेवल डिक्रीज़ होने की वजह से मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर काज होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम किस तरह से अपने आप को मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से बचा सकते हैं? तो जो काजेज़ मैंने आपको बताए तो उसका अपोजिट अगर हम काम करेंगे तो फिर हम अपने आप को मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से बचा सकते हैं। जैसे कि अगर प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन में हमारे साथ प्रिजर्वेशन ऑफ मोशन एंड मोबिलिटी, हम अपने मोबिलिटी और अपने जो मोशन है उसको क्या करें, उसको जो है एहतियात से करें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से करें। और यह है कि हम ज़्यादा उछल कूद ना करें, तो इससे ये होगा कि हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो बोन्स हैं, उस पर प्रेशर, सडन प्रेशर जो है वो नहीं पड़ेगा और वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसके अलावा वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, आपने ऐसे एक्सरसाइज करने हैं, ठीक है, आपने एक ख़ास अमाउंट में वेट को जो है उसको आपने उठाना है, और एक्सरसाइज जो है आपने प्रॉपर तरीके से करने हैं, जिससे ये होगा कि आपके जो मसल्स है, आपके जो बोन्स है और जितने भी बॉडी पार्ट्स है तो वो मोशन में होंगे, मूवेबल होंगे, उनमें मोबिलिटी होगी। तो इससे ये होगा कि आप जो है वो फिर फ्रेश रहेंगे, आपकी जो बॉडी में सर्कुलेशन है वो भी फिर कंटिन्यू रहेगी, और जो जिस किस्म के भी डिसऑर्डर है, ठीक है, उसके आने के जो चांसेस है वो फिर कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ लिफ्टिंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स करेक्टिवली, सीट बेल्ट, हेलमेट यूज़ इन ऑटोमोबाइल्स और बाइक्स। इसके अलावा जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो या बाइक को चला रहे हो तो इस दौरान जो है आप सीट बेल्ट लगाएं, या आपने जो है हेलमेट जो है वो पहना हुआ हो। इससे ये होगा कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका RTA, आपको कभी RTA हो, ठीक है, एक्सीडेंट कभी हो जाए आपका, तो हेलमेट पहनने की वजह से आपकी जो हेड है वो महफूज रहेगी, ठीक है। बैलेंस डाइट, इसके अलावा आपने जो खुराक लेनी है तो वो बैलेंस लेनी है। बैलेंस ये है कि उसमें प्रॉपर अमाउंट में विटामिन हो, ठीक है, इसके साथ साथ प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर अमाउंट में आपकी ग़िज़ा में मौजूद हो, और इसी तरह से फिर आपकी बॉडी को जो है वो ग़िज़ा जो है वो मिलेगी, और आपकी बॉडी की जो ज़रूरियात है वो फिर प्रॉपर तरीके से पूरी होंगी, और इसी तरह से आप मुख्तलिफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से महफूज रहेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर, डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर्स हैं जिसके ज़रिए हम अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का जो स्टेटस है उसको मालूम कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि आया हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो सबसे पहला जो टेस्ट है हमारे साथ, वो हम क्या करते हैं, कैल्शियम का टेस्ट करते हैं। हम अपने बॉडी में कैल्शियम की जो नॉर्मल वैल्यू है उसको हम देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू हमारे साथ कैल्शियम की 8.4 से लेकर 10.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। इसी तरह से
2.65 मिलीमोल पर लीटर है, ठीक है। मिलीमोल पर लीटर के लिहाज से 2 से लेकर 2.6 मिलीमोल पर लीटर है, और मिलीग्राम के लिहाज से 8.4 से लेकर 10.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, हमारे बॉडी में। एबनॉर्मल सिग्निफिकेंस elevate in extended immobilization and metastatic bone disease। metastatic bone disease यूजुअली ये हमारे साथ वो बोन डिजीज़ होते हैं जिसमें एक जगह पर एक बोन में डिजीज़ काज हो जाता है, और वो डिजीज़ जो है बोन से स्प्रेड होकर दूसरे बोन को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है, दूसरे बोन में वो बीमारी फैलती है। तो इस किस्म के डिजीज़ को हम मेटास्टेटिक बोन डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ जो फॉस्फेट है जिसे हम फॉस्फोरस कहते हैं, तो इसकी हमारी बॉडी में जो नॉर्मल वैल्यू है वो 3 to 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और 1 to 1.5 मिलीमोल पर लीटर है। एमसीक्यूज़ के हवाले से डियर स्टूडेंट ये टेबल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के आने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस है इस टेबल से। एलिवेटेड व्हेन कैल्शियम लेवल इज़ हाई, ठीक है। इसके साथ साथ अल्कलाइन फॉस्फेटेज, हमारे साथ जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो हमारे बॉडी में 35 से लेकर 150 यूनिट पर लीटर है, ठीक है। पर लीटर में 35 से लेकर 150 यूनिट्स अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये हमारे बॉडी में मौजूद होता है, ठीक है। क्रिटीन काइनेज अगर हम मेल्स में इसकी नॉर्मल वैल्यू देखें तो 55 से लेकर 170 यूनिट्स पर लीटर होती है मेल्स में इसकी वैल्यू। फीमेल में इसकी जो वैल्यू है नॉर्मल वो 30 से लेकर 35 यूनिट्स पर लीटर है। इसी तरह से आइसो एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे साथ लेस देन 5% ऑफ टोटल क्रिटीन काइनेज एक्टिविटी से जो है तकरीबन लेस देन 5% जो है वो होती है। इसी तरह से मायोग्लोबिन की अगर हम बात करें, मायोग्लोबिन जो कि ज़्यादातर मोस्टली आपको मसल्स में मिलेंगे, ठीक है, मसल सेल्स में मिलेंगे, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो लेस देन 90 माइक्रो ग्राम पर लीटर होती है, ठीक है। इसी तरह से यूरिक एसिड की अगर हम नॉर्मल वैल्यू देखें मेल्स में तो 4 से लेकर 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है मेल्स में यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, 4 to 8.5 मिलीग्राम पर डीएल। और इसी तरह से अब मिलीमोल में अगर हम देखें तो 0.24 से लेकर 0.51 मिलीमोल पर लीटर होती है। इसके साथ साथ अगर फीमेल में हम यूरिक एसिड के वैल्यू को देखें तो फीमेल में जो है यूरिक एसिड की वैल्यू 2.7 से लेकर 7.3 मिलीग्राम पर डीएल होती है डेसीलीटर, और इसी तरह से मिलीमोल में 0.16 से लेकर 0.43 मिलीमोल पर लीटर होती है। इसी तरह से फिर हमारे साथ रिमोटाइड फैक्टर आते हैं। रिमोटाइड फैक्टर्स की अगर नॉर्मल वैल्यू हम देखें तो वो हमारे साथ लेस देन 1:120 लीटर, ठीक है, टाइटर्स हो गए। इसी तरह से एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ की अगर हम नॉर्मल वैल्यू देखें तो वो हमारे साथ लेस देन 1:40 डाइल्यूशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये टेबल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से, सो इसको जो है आपने अच्छे तरीके से इन वैल्यूज़ को आपने याद करना है। दूसरा ये है कि आपकी क्लिनिकल साइट पर इन वैल्यूज़ की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब भी आप क्लिनिकल साइट पर टेस्ट चेक करेंगे तो टेस्ट में फिर आपके साथ इन वैल्यूज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होंगी तो आप फिर टेस्ट को डायग्नोज नहीं कर सकते, टेस्ट को फिर आप कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, उससे आप नतीजा आगाज़ नहीं कर सकते। डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर, अब यहाँ पर हम डिफरेंट प्रोसीजर्स को पर बात करेंगे। एक्सरेस फिल्म ऑफ द बोन्स और जॉइंट्स। एक्सरेस हम बोन्स और जॉइंट्स की जो है एक्सरेज लेते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम बोन्स और जॉइंट्स को देखते हैं। इसी तरह से सीटी स्कैन जो है हम करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं जिसे हम एमआरआई कहते हैं। इसके साथ साथ ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्ट्रीमेट्री ये हमारे साथ एक प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें हम ड्यूअल एनर्जी एक्सरे जो है ये बम्बार्ड करते हैं बोन्स पर। इसके साथ साथ बोन स्कैनिंग करते हैं, आर्थ्रोग्राफी हम करते हैं, ठीक है।
इसके साथ साथ आर्थ्रोस्कोपी करते हैं, आर्थ्रोसेंटिसिस करते हैं, कल्चर ऑफ साइनोवियल फ्लूइड करते हैं एंड बायोप्सी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ डिफरेंट प्रोसीजर्स है जिसको हम यूजुअली इस मकसद के लिए परफॉर्म करते हैं कि हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है आया ये हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो इन दो कंडीशन को एग्जामाइन करने के लिए हम डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रोसीजर परफॉर्म करते रहते हैं। ये डिफरेंट प्रोसीजर है जिसका अभी मैंने आपको बताया। तो इन प्रोसीजर्स के ज़रिए हम बोन्स या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को एग्जामाइन करते हैं और उसकी असेसमेंट हम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर्स की तरफ। इसमें सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे स्प्रेन को। डियर स्टूडेंट्स, स्प्रेन ये हमारे साथ एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं जो कि बोन्स टू बोन कनेक्शन को बनाती है, ठीक है, तो वो लिगामेंट्स क्या हो जाते हैं, वो लिगामेंट्स रप्चर्ड हो जाते हैं, वो लिगामेंट उसकी टीयरिंग हो जाती है जिसकी वजह से फिर हमारे लिए मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसको हम स्प्रेन कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बोन्स टू बोन कनेक्शन बना रही है इसको हम लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिगामेंट कहते हैं। तो ये लिगामेंट क्या हो जाती है स्प्रेन में, ये लिगामेंट जो है ये इसकी टेयरिंग हो जाती है, ये पट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, स्प्रेन जो है ये हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। एमसीक्यूज में आ सकता है कि इन द फॉलोइंग विच वन डिसऑर्डर इज कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। तो स्प्रेन जो है ये हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। कनेक्टिव टिश्यू इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने जो है डिफरेंट बोन्स को जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है, तो इस वजह से इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और जब इसमें डिसऑर्डर आ जाता है तो फिर इसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कहते हैं। स्प्रेन की हम इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम स्प्रेन को समझते हैं। अ स्प्रेन इज अ पार्शियल और कंप्लीट टेयरिंग ऑफ द लिगामेंट्स दैट होल्ड वेरियस बोन्स टुगेदर टू फॉर्म अ जॉइंट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि स्प्रेन ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं, जिसने हमारे जो बोन्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखे हुए होते हैं, तो वो लिगामेंट्स क्या हो जाती है, उन लिगामेंट्स में पार्शियल या मुकम्मल तौर पर उसमें टेयरिंग आ जाती है, मतलब वो थोड़ा पड़ जाती है या बहुत ज़्यादा उसमें रप्चर आ जाती है, मुकम्मल तौर पर वो कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को स्प्रेन कहते हैं। अ स्प्रेन अकर ड्यूरिंग ट्रॉमा व्हेन अ जॉइंट इज फोर्स और ट्विस्टेड पास्ट इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन इस कॉल्ड स्प्रेन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये लिगामेंट्स क्यों रप्चर्ड होते हैं, क्यों इसमें टेयरिंग आती है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो वजह है वो ये है कि जब कोई बंदा एक्सीडेंट करता है, मिसाल के तौर पर आरटीए, और उसने उसको जो है आरटीए हो गई, रोड ट्रैक एक्सीडेंट किया उसने, तो रोड ट्रैक एक्सीडेंट के दौरान उसके जो लिगामेंट्स है वो जो है बहुत ज़्यादा क्या हुए, बहुत ज़्यादा वो कंस्ट्रिक्ट हुए, बहुत ज़्यादा जो है उस पर फोर्स लगा। ठीक है, तो फोर्स लगने की वजह से हमारे जो लिगामेंट्स है वो उस फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती और इस वजह से वो लिगामेंट जो है उसमें टेयरिंग आ जाती है, वो रप्चर हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है लिगामेंट्स क्या हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं। ट्विस्ट से मुराद बहुत ज़्यादा वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और उसमें ट्विस्टिंग हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर टेयरिंग काज हो जाती है। The ankle, knee and wrist are most commonly sprained joints। ठीक है, अब मोस्ट कॉमनली जिन जगहों पर स्प्रेन काज होती है, जिन एरियाज को इफ़ेक्ट करती है, तो उसमें एक हमारे साथ एंकल आता है, एक नी आता है और तीसरा हमारे साथ रेस्ट आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ वो तीन जगह हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो है स्प्रेन जो है ये काज होता है। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे साथ अगर फर्स्ट डायग्राम को देखें तो फर्स्ट डायग्राम ये हमारे साथ एक नॉर्मल डायग्राम है जिसमें आपको जो लिगामेंट्स के जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसको नॉर्मली दिखाया जा रहा है, ठीक है। और ये असल में हमारे साथ एंकल लिगामेंट्स है, ठीक है, जो कि पाँव में होते हैं। ग्रेड 1 में क्या होता है, जब कहीं पर स्प्रेन काज हो जाता है, एंकल स्प्रेन काज होता है, तो ग्रेड 1 में हमारे साथ जो लिगामेंट्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग जाता है। ग्रेड 2 में क्या होता है, ग्रेड 2 में जो है वो एंकल जो है उसमें टेयरिंग आ जाती है, और ग्रेड 3 में उनमें मुकम्मल तौर पर टेयरिंग आ जाती है, रप्चरिंग आ जाती है, और जो बोन टू बोन कनेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से फिर इंडिविजुअल को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो फिर चलने फिरने से रह जाते हैं। साइंस सिम्टम्स की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ग्रेड 1 हमारे साथ माइल्ड किस्म का स्प्रेन होता है। इसमें जो है जहाँ पर स्प्रेन हुई होती है तो वहाँ पर टेंडरनेस जो है महसूस होती है। टेंडरनेस से मुराद ये है कि वहाँ पर वो एरिया थोड़ा सा सख्त हुआ होता है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल होते हैं वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाते, मोशन नहीं कर पाते। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी जो है वहाँ पर स्वेलिंग हुई होती है, और जो फंक्शन है लेग का या एंकल का वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होता है, लेकिन जो मोशन है वो एबनॉर्मल नहीं होती। ग्रेड 2 ये हमारे साथ मॉडरेट फॉर्म है स्प्रेन की, ठीक है, दरमियाना फॉर्म है। इसमें जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, ख़ास तौर पर जब वो किसी वज़नी चीज़ को उठाए हुए फिरते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर स्वेलिंग हुई होती है, और जॉइंट में जो है ब्लीडिंग काज हो चुकी होती है। इसके साथ साथ जो है कुछ हद तक जो है फंक्शन वो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं मॉडरेट स्प्रेन में, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ जो ग्रेड 3 है ये हमारे साथ सेवियर कंप्लीट टीयरिंग ऑफ फाइबर है। इसमें जो लिगामेंट्स होते हैं जिसने बोन टू बोन कनेक्शन बनाया हुआ होता है तो वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाते हैं, वो मुकम्मल तौर पर उसकी टेयरिंग हो जाती है, वो मुकम्मल तौर पर रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बोन टू बोन कनेक्शन होता है वो मुनक़ता हो जाता है। और इसके साथ साथ फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है और स्वेलिंग होती है और फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ जॉइंट में ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे साथ साइंस सिम्टम्स है, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रेन में आपको देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस की अगर हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो है इस बंदे को क्या हुई है, स्प्रेन हुई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इज़ बाय फिज़िकल एंड रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। उसको हम फिज़िकल टेक्निक और रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन के ज़रिए क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो स्प्रेन के लिए यूजुअली हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसे हम कॉमन नेम में एनसीड कहते हैं, ऑन एन अराउंड द क्लॉक बेसिस फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ डे टू डिक्रीज स्वेलिंग, ठीक है। आइबोप्रोफिन हो गए, नेप्रोजिन हो गए, डाइक्लोफिनिक हो गए, इसके साथ साथ सिलोकोजिब हो गए, मिफिनेमिक एसिड हो गए, इसके साथ साथ एंडोमिथसिन हो गए। ये हमारे साथ कौन से ड्रग्स है, ये हमारे साथ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जिसको हम स्प्रेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, नर्सिस का काम ये होता है कि नर्सिस ने क्या करना होता है, राइस ये हमारे साथ एक फार्मूला है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट को रेस्ट रिकमेंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनके जो इफ़ेक्टेड एरिया है वहाँ पर आइस पैक रखते हैं, कंप्रेशन करते हैं और एलिवेशन करते हैं, उनकी एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है। अप्लाई आइस इमीडिएटली आफ्टर इंजरी,
जैसे ही उनको इंजरी होती है तो इंजरी के होने के बाद हम अचानक ही उन पर क्या करते हैं, आइस पैक को रखते हैं 24 से लेकर 72 आवर्स के लिए, 10 to 20 मिनट्स एवरी 1 to 2 आवर्स, हर 1 से 2 घंटे के अंदर 10 से 20 मिनट के लिए हम वहाँ पर आइस को रखते हैं। रेप द इंजर्ड पार्ट स्नंगली विद एन एटलीस्ट बैंडेज, ठीक है। जो इंजर्ड एरिया होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बैंडेज करते हैं, इलास्टिक बैंडेज करते हैं। ग्रेड 3 स्प्रेन ऑफन रिक्वायर अ कास्ट। इसके अलावा अगर आपका स्प्रेन ग्रेड 3 हो तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लेस्टर लगाते हैं। इसके लिए फिर हम उनको क्या करते हैं, प्लेस्टर लगाते हैं। Patient with grade 2 and grade 3 sprain need to rest the joint। अब वो पेशेंट जिनको ग्रेड 2 स्प्रेन हुआ हो या ग्रेड 3 स्प्रेन हुआ हो तो उसको हम ज़्यादातर रेस्ट जो है रिकमेंड करते हैं और उनको हम क्रूचेस देते हैं, आर नीडेड फॉर अ लोअर एक्सट्रीमिटी स्प्रेन, ठीक है। और क्रूचेस हम उनको देते हैं, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी स्प्रेन के लिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेन से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेन ये हमारे साथ एक टेंडर डिसऑर्डर है जिसमें हमारे जो टेंडन होते हैं उसमें रप्चरिंग काज हो जाती है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।